हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10th का टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अब तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब कर चुके हैं हम लोग। आज हम क्या करेंगे बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स करेंगे हम। ओम्स लॉ, जर्मनी के एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। सिमोन ओम, उन्होंने ओम्स लॉ को डिस्कवर किया। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जैसे अगर आपकी हाइट का डिफरेंस अगर ज्यादा हो, यानी कि जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपका ज्यादा होता है, वहां पे आपकी जो वाटर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा, आपके वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो कि ये आपकी वाटर बोतल है, यहाँ से अगर हम छेद कर देते हैं तो ये ज्यादा दूर तक जाता है, फिर हम प्रेशर कम होता जाएगा तो स्पीड जो होगी आपकी वाटर रन करने की वो भी आपकी कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही बेटा हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ए और बी। मान लो कि ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें से करंट पास कर रहा है आपका। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो हमने ये सर्किट है, बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो कि वो 20 वोल्ट है, ठीक है। और जो करंट आई यहाँ से फ्लो कर रहा है वो मान लिया हमने कि 5 एम्पियर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बैटरी बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पे बैटरी जो है आपकी वो बढ़ा दें, मान लो कि हमने 20 वोल्ट से इसको कर दिया 100 वोल्ट। अगर हम 100 वोल्ट कर दें तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा 25 एम्पियर। बार बार ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए और इनसे ये कंक्लूजन निकला आपका कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते जाएंगे, करंट की अमाउंट भी उतनी ही ज्यादा आपकी बढ़ती जाएगी। मीन्स करंट जो फ्लो करेगा आपका सर्किट में इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इन कंडक्टर के एंड्स पे हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उतनी ही हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट भी उसी अमाउंट से आपका इंक्रीज करेगा। तो यही आपका क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, अमाउंट ऑफ करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. Potential difference applied across the ends of conductor, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं है बेटा आपकी डेफिनेशन। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इसके अंदर ऐड होती है, वो ये कि आपकी जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर, वो सेम रहना चाहिए। इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। टेम्परेचर जो होगा आपका वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती है वो आपकी यही होती है ओम्स लॉ के लिए, कि आपका जो करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, लेकिन वहां पे टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा फर्दर क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यही कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत सारी चीजें सर्च करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या पाया कि जब हमने कंडक्टर की लेंथ को उन्होंने इंक्रीज करके देखा, एल की लेंथ उन्होंने 2L करके देखा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था आपका, ट्वाइस हो रहा था, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और फर्स्ट तो स्टेप ये था। सेकंड स्टेप ये था, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया गया, यानी कि इस वायर को, एरिया इसका, मोटाई जो है वायर की वो बढ़ा दी गई। मान लो इस तरह से 2-3 वायर हमने इकट्ठा कर दी, ठीक है। जब एक तो पतली वायर होती है, एक मोटी वायर जिसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाला इस तरह से। तो अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ा देते हैं, मोटी वायर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, मान लो एरिया को हमने 2A कर दिया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर,
रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका R/2 हो जाएगा। तो कंबाइन कर लो इन्हें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ और थर्ड वन ये होता है बेटा आपका कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि हम कौन सा मटेरियल जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि हम कौन से मटेरियल की वायर यानी कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, हम नाइक्रोम की वायर ले रहे हैं, हम कॉपर की वायर ले रहे हैं, सिल्वर की ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो हम कंबाइन करेंगे इन दोनों रिजल्ट्स को, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और यहाँ जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है वहां पे हमारे पास क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। सो R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, पहले हमने ओम्स लॉ में क्या किया था, हम इकट्ठे कर लेते हैं एक बार, इसीलिए मैंने वो पहला स्टेप बताया नहीं आपको। जैसे कि क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और एक हमारे पास आया है रिलेशन यहाँ से, दोनों को हमने यूनिट्स जो है वो इकट्ठे पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने तभी बताया नहीं साथ साथ। ठीक है, और एक है हमारे पास क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है वहां पे क्या आता है हमारे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था आपका R क्या है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट निकालें तो वो क्या हो जाएगी आपकी V/I, और रेजिस्टेंस जो होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी ओम। ठीक है, और वो इसी क्या होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है आपकी एम्पियर। सेम ऐसे यहाँ निकाल लें, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा ρL/A, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रो अगर हम निकालें तो आ जाएगा RA/L। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है आपकी ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो आपकी रो क्या हो गया आपका ओम मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बता दी मैंने ओम, और रेजिस्टिविटी ये रो जो होती है उसे क्या कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आया था रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है। तो कोई भी हमारे पास सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस हम 1 ओम का कहेंगे अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया वो 1 वोल्ट है और करंट जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। एक ग्राफ भी आता है इसका। ठीक है, ये हमारे पास करंट है, इसके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास करंट बढ़ेगा या जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा हमारे पास करंट भी बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ओम्स लॉ, यानी कि ये इससे क्या वेरीफाई हो रहा है ओम्स लॉ आपका इससे वेरीफाई हो रहा है। यहाँ आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रुकावट है, एक बाधा है करंट के अंदर। या फिर हम यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इट्स करंट। ठीक है, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द अमाउंट ऑफ करंट, वो हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है। ओके, इसके बाद हमारी आती है कि जो रेजिस्टिविटी जो होती है बेटा, रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है ना आपकी उसके बेसिस पे, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, नेचर कैसा है मटेरियल का उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, नियर अबाउट 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है।
ठीक है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, नियर अबाउट 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है मिड लाई करती है, -2 से -6 से -2 हो सकती है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है बेटा, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, मेटल्स आती हैं, एलॉय आते हैं, ठीक है, एलॉय समझते हो ना, ठीक है। एलॉय के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, जैसे टंगस्टन है, मैग्नीन है, ठीक है। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टंगस्टन का यूज हम कहाँ करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं या लैंप वगैरह होते हैं, उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, जो बल्ब से जो फिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, वहां पे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस जो होता है ना इसका, एलॉय का रेजिस्टेंस मेटल से थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पे जो करंट जो होगा हमारा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हीट में, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे टंगस्टन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स वगैरह उनमें फिलामेंट के तौर पे हम ऐसे फिलामेंट हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जांपल होते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो इन बिटवीन लाई करती है, कंडक्टर से थोड़ी सी कम और इंसुलेटर से कंडक्टर से थोड़ी सी कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, ठीक है। इंसुलेटर्स में हमारे पास वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो टॉपिक हो गया बेटा हमारा, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम इसके ऊपर। तो कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं जो आज हमने किए हैं, पहला है आपका V इज इक्वल टू IR, ठीक है, और एक हमने किया है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, आप सबको पता है कि घरों में कितनी सप्लाई आती है, आपकी पावर सप्लाई 220 वोल्ट। तो मान लो कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है हमारे घरों में और हमारे पास कुछ भी है, मान लो कि टीवी है, ठीक है, तो वो मान लो कि हीटर वगैरह है, और एक हीटर कॉइल जो है ना उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो मान लो कि 10 ओम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितना जो करंट है ना वो वहां से आपका जो करंट जो होगा वो कितना करंट जो लेगी, वो जो वायर है कितना करंट उसमें से फ्लो करेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, तो करंट कितना आ जाएगा आपका। आप सबको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा आपका, V बाई R। तो V कितना है आपका 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा आपका 22, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एक ही मिनट में आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। आगे आता है आपका रेजिस्टिविटी के ऊपर कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। मान लो कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, इसी वायर को हम खींचते हैं, एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है और इस तरह से कि उसकी जो लेंथ है ना वो क्या होगी, अब डबल होगी, ठीक है। तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बात देखो बेटा, ये वायर है, अगर इसको हम खींचेंगे तो ऑब्वियसली जितनी इसकी लंबाई बढ़ रही है उतनी इसकी रेडियस कम हो रही है, कम हो रही है ना। वायर को अगर खींचेंगे तो पतली हो जाएगी वो, तो रेडियस कम हो रही है मतलब उसकी, लेकिन जो वॉल्यूम है तार का वो तो बराबर ही रहेगा। तो वॉल्यूम जो होता है वायर का, वॉल्यूम ऑफ वायर जो होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू में लेंथ। तो अगर लेंथ जो है वो आपकी अगर वो डबल हो रही है तो वॉल्यूम बराबर रखने के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए एरिया क्या हो रहा है, मतलब हाफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ। तो रेजिस्टेंस जो होता है आपका R इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो R डैश जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट ही है, लेंथ कितनी हो रही है आपकी डबल, और एरिया कितना हो रहा है आपका A/2। तो बाई 2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 रो L बाई A, और रो L बाई A क्या था आपका R था। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका 4 गुना आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा जो आपका ओल्ड रेजिस्टेंस है उससे, ठीक है बेटा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, इस तरह के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो आप, एग्जाम में आते हैं ये न्यूमेरिकल्स बहुत बार, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।